नमस्ते। आज जानो ज्योतिष में हम आपको बताएंगे जन्म कुंडली के 5वें भाव में सूर्य का प्रभाव। सन इन द 5th हाउस। जी, 5वां भाव जिसे हम पंचम भाव भी कहते हैं, वैदिक ज्योतिष में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जीवन के कई दिलचस्प पहलुओं से जुड़ा है, सिर्फ रचनात्मकता या संतान ही नहीं। अच्छा। हाँ, इसमें हमारी बुद्धि, हमारी शिक्षा, प्रेम संबंध, मनोरंजन, यहाँ तक कि शेयर बाजार जैसे सट्टा लाभ के क्षेत्र भी शामिल हैं। ओह, काफी कुछ है इसमें। जी, ये भाव हमारे जीवन में आनंद, हमारी आत्म अभिव्यक्ति और एक तरह से हमारी विरासत, हमारी लेगेसी का भी प्रतिनिधित्व करता है। और सूर्य ग्रहों के राजा, आत्मा, अहंकार, अधिकार, आत्मविश्वास, पिता, इन सब के कारक। तो जब वो इस पंचम भाव में आते हैं तो जाहिर है इन सभी क्षेत्रों पर अपनी एक शक्तिशाली छाप छोड़ते होंगे। बिल्कुल। ये सुनने में काफी रोचक लग रहा है। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो 5वां भाव सूर्य के लिए एक बहुत ही सहज, एक नेचुरल स्थान माना जाता है। सहज क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो काल पुरुष कुंडली है उसमें 5वीं राशि सिंह है। हाँ, सिंह राशि। और सिंह राशि के स्वामी कौन है? स्वयं सूर्यदेव। अच्छा, हाँ। तो जब सूर्य अपने ही स्वाभाविक भाव में आता है तो वो वहां काफी बलवान महसूस करता है, शक्तिशाली हो जाता है। यहाँ सूर्य व्यक्ति के अहंकार को, उसकी आत्मा की इच्छाओं को और जीवन के प्रति उसका क्या नजरिया है, क्या लक्ष्य है, इनको बहुत साफ तौर पर दिखाता है। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह से व्यक्ति के अंदर के विचारों और कल्पनाओं पर एक स्पॉटलाइट डाल देता है। जैसे मान लीजिए राजनीति में किसी की बहुत रुचि हो, या कला लेखन में क्रिएटिविटी उभर कर आई, हाँ। या फिर दर्शन, पुराने ग्रंथ, इन सब के अध्ययन की तरफ झुकाव हो। वो सब चीजें जो शायद हमारा अवचेतन मन ढूंढता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सूर्य क्या है? ज्ञान का प्रकाशक। पंचम भाव क्या है? बुद्धि का। तो जब सूर्य यहाँ होता है तो ऐसे जातक अक्सर अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान या अपनी बौद्धिक क्षमताओं के कारण अपने ग्रुप में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस हो, वो एक आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। हाँ, सेंटर ऑफ अटेंशन। बिल्कुल। उनमें गजब का आत्मविश्वास होता है अपनी जानकारी को लेकर, अपनी सीखने की क्षमता को लेकर। वो जानते हैं कि वो क्या जानते हैं और उसे दुनिया के सामने रखने में हिचकिचाते नहीं। यानी उनका जो स्वाभिमान है, उनका ईगो, वो सीधे सीधे उनके ज्ञान से, उनकी बिजनेस सेंस से या उनकी क्रिएटिविटी से जुड़ जाता है। और वो इसे दिखाते भी हैं, पर एक गरिमापूर्ण तरीके से। हाँ, और ये स्वाभिमान सिर्फ अपने उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं रहता, ये उनकी संतान और फिर संतान की उपलब्धियों से भी गहराई से जुड़ जाता है। अच्छा, बच्चों से भी। जी। ऐसे माता पिता अपनी संतान को समाज में एक लीडर, एक पथ प्रदर्शक बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जी। वो चाहते हैं कि उनकी संतान चमके और उसकी सफलता में उन्हें अपना गौरव महसूस होता है। लेकिन एक बात और है, ज्योतिष में सूर्य को एक गर्म और शुष्क ग्रह भी माना गया है ना? जी हाँ। तो क्या इस गर्मी का पंचम भाव के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर, यानी संतान उत्पत्ति या प्रजनन क्षमता पर कोई असर पड़ता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और अक्सर इस पर बात होती है। हाँ, ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार सूर्य की जो अत्यधिक उष्ण और शुष्क प्रकृति है, वो कभी कभी पंचम भाव से जुड़े मामलों पर, खासकर प्रजनन क्षमता पर कुछ असर डाल सकती है। अच्छा। इससे संतान प्राप्ति में कुछ देरी हो सकती है, संभवतः 30 साल की उम्र के बाद। देरी मतलब ये नहीं कि संतान होगी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। ये असंभव नहीं बनाता, बल्कि देरी या कुछ चुनौती दे सकता है। अगर कुंडली में दूसरे शुभ ग्रहों का, खासकर बृहस्पति का सपोर्ट न हो, या पंचमेश यानी 5वें भाव का स्वामी ग्रह कमजोर हो, तो कई बार आधुनिक चिकित्सा सहायता की जरूरत भी पड़ सकती है। मतलब ये कहना कि 5वें भाव में सूर्य संतान होना ही नहीं देता, ये तो शायद बहुत बड़ी अतिशोक्ति होगी। इस पर हम शायद आगे और बात करेंगे। निश्चित रूप से ये एक आम मिथक है जिसे साफ करना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, आपने जो पहले कहा, इस स्थिति में व्यक्ति का अहंकार, उसकी रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति से भी मजबूती से जुड़ता है। और पिता के बारे में क्या कह सकते हैं? सूर्य पिता का कारक है। जी, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और 5वां भाव बुद्धि, रचनात्मकता, निवेश, इन सब से जुड़ा है, तो संभव है कि जातक के पिता किसी ऐसे क्षेत्र में हो जहां बुद्धि, कला या पैसे का काम हो। जैसे वो व्यवसायी हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकते हैं। और ऐसे जातक खुद भी दूसरों की मदद करने में,
खासकर आर्थिक मदद करने में गर्व महसूस करते हैं। बिल्कुल, जैसे किसी राजनीतिक दल को चंदा देना या किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना, ये उनके लिए अपनी शक्ति और उदारता दिखाने का एक तरीका बन जाता है। वो स्वभाव से काफी प्रभावशाली होते हैं और समाज में एक ऊंचा मुकाम हासिल करने की उनमें तीव्र इच्छा होती है। उनका व्यक्तित्व इतना मजबूत होता है कि वे आसानी से दूसरों के दबाव में नहीं आते। अच्छा। और ये गुण उन्हें गलत संगत या गलत कामों से बचा सकता है और उनकी प्रतिष्ठा बनाए रखने में मदद करता है। क्या इस योग से कम उम्र में प्रसिद्धि या सफलता मिलने की भी संभावना होती है? क्योंकि पांचवा भाव प्रदर्शन और मंच से भी जुड़ा है। हाँ, ये बिल्कुल संभव है। पांचवें भाव में सूर्य की ऊर्जा व्यक्ति को जल्दी पहचान दिला सकती है, खासकर अगर वो क्रिएटिव फील्ड में हो। कम उम्र में सफलता मिलना, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिल्म उद्योग में बाल कलाकार के रूप में मौके मिलना भी संभव है। अच्छा। क्योंकि सूर्य स्पॉटलाइट और पहचान का कारक है और पांचवा भाव प्रदर्शन कलाओं का। ये तो वे सामान्य प्रभाव। अब अगर सूर्य शुभ स्थिति में हो, मान लीजिए अपनी उच्च राशि मेष में हो या मित्र राशि में हो या शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो, तो क्या विशेष लाभ देखने को मिलते हैं? तब तो जैसा आपने कहा, सोने पे सुहागा। एक सकारात्मक और शुभ सूर्य पंचम भाव में असाधारण परिणाम दे सकता है। यह व्यक्ति को मजबूत शिक्षा, बहुत ही क्रिएटिव और उर्वरक दिमाग, भरपूर ऊर्जा और कुछ ऐसे खास गुण देता है जो उन्हें भीड़ से अलग करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जहां सूर्य अहंकार दे सकता है, वहीं शुभ सूर्य व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण भी बना सकता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। और ये लोग जीवन में रोमांच और जोखिम लेने से भी नहीं घबराते होंगे। आपने कहा था सट्टेबाजी से भी जुड़ा है ये भाव। हाँ, उन्हें जीवन में थोड़ा थ्रिल, थोड़ा रोमांच पसंद होता है। वे कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डरते नहीं। इससे उन्हें सट्टा बाजार, शेयर मार्केट या ऐसे दूसरे क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है जहां जोखिम लेने की क्षमता और अच्छी इंट्यूशन दोनों की जरूरत होती है। जाहिर है, उनमें एक मजबूत दिमाग और साहसी दिल होता होगा। परिवार और बच्चों के प्रति उनका रवैया कैसा रहता है शुभ स्थिति में? शुभ सूर्य होने पर वे परिवार और बच्चों के प्रति बहुत फ्रेंडली, समर्पित और स्नेहशील होते हैं। उनका अपने परिवार के साथ, खासकर बच्चों के साथ, एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है और वे उनकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व करते हैं। और प्रेम संबंधों का क्या? पांचवा भाव तो रोमांस का भी प्रमुख भाव है। बिल्कुल, शुभ सूर्य यहाँ जीवन में प्रेम और रोमांस का भरपूर रंग भरता है। ऐसे लोगों को अक्सर कम उम्र में ही प्रेम संबंध का अनुभव हो जाता है। अच्छा। हाँ, और कई बार स्वभाव में बार बार प्रेम में पड़ने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। हाँ। पारंपरिक अरेंज मैरिज की तुलना में लव मैरिज की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। वे अपने रिश्तों में काफी भावुक, जोशीले और एक्सप्रेसिव होते हैं। करियर की बात करें तो क्या झुकाव साफ तौर पर रचनात्मक क्षेत्रों की ओर ज्यादा होता है? ज्यादातर मामलों में हाँ, झुकाव क्रिएटिव व्यवसायों की ओर बहुत स्वाभाविक रूप से होता है, जैसे कलाकार, लेखक, नर्तक, संगीतकार, अभिनेता, निर्देशक बनना। कला, राजनीति, क्योंकि वहां भी मंच पर प्रदर्शन और बोलने की कला जरूरी है। शिक्षा, खासकर हायर एजुकेशन या टीचिंग, या फिर खेल जगत में भी उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। मूल बात यह है कि वे ऐसा काम करना पसंद करते हैं जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सकें और उन्हें पहचान मिले। और इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता होगा, खासकर जब उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। निश्चित रूप से रचनात्मकता और प्रदर्शन से जुड़े क्षेत्रों में उनका आत्मविश्वास आसमान छूता है। उनका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से आकर्षक होता है और उनमें अपनी प्रतिभा के लिए पहचाने जाने और प्रशंसा पाने की तीव्र इच्छा होती है। अच्छा। और शुभ सूर्य के प्रभाव में वे आसानी से व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में लोगों का दिल और सम्मान जीत लेते हैं। बच्चों या दूसरों को सिखाने, प्रेरित करने की क्षमता भी उनमें खास होती होगी। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण गुण है। जब सूर्य अच्छी स्थिति में होता है तो ये न केवल रोमांटिक रिश्तों में सफलता देता है, बल्कि दूसरों को, खासकर बच्चों या अपने जूनियर्स को गाइड करने या प्रेरित करने की एक नेचुरल क्षमता भी देता है। अच्छा, मेंटरशिप क्वालिटी। बिल्कुल, वे बहुत अच्छे शिक्षक, मेंटर, कोच या लीडर बन सकते हैं। जैसा हमने पहले बात की, सट्टा उद्यमों जैसे शेयर बाजार में सफलता के लिए जो इंट्यूशन और साहस चाहिए, वो भी ये स्थिति देती है। कुल मिलाकर जातक बुद्धिमान, खुशमिजाज और प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी बन सकता है, जिसके बच्चों के साथ भी स्वस्थ और मधुर संबंध होते हैं। एक विशेष स्थिति पर बात करते हैं। अगर सूर्य नीच का हो
यानी तुला राशि में, जहां सूर्य कमजोर माना जाता है, लेकिन फिर भी कुंडली में अन्य कारणों से, मान लीजिए शुभ ग्रहों की दृष्टि है या अच्छे भाव का स्वामी होने से वो शुभ प्रभाव दे रहा हो, तब क्या होता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। ये एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। देखिए, ज्योतिष में नीच का मतलब हमेशा बुरा ही नहीं होता। नीचस्थ सूर्य यानी तुला राशि का सूर्य, यहाँ होता क्या है कि सूर्य की जो व्यक्तिगत चमक है, जो अधिकार है, उसको तुला राशि के संतुलन, साझेदारी और डिप्लोमेसी वाले स्वभाव से चुनौती मिलती है। हाँ, तुला बैलेंस की राशि है। या केंद्र या त्रिकोण जैसे अच्छे भावों का स्वामी है, तो ये स्थिति जातक को बहुत परिष्कृत तरीके से सफलता दिला सकती है। अच्छा, कैसे? ऐसे लोग वकील, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, ज्योतिषी, वैज्ञानिक, रिसर्च और डिप्लोमेट जैसे क्षेत्रों में बहुत सफल हो सकते हैं। यहाँ सूर्य की ऊर्जा सीधे टकराव से नहीं, बल्कि संतुलन, रणनीति और कूटनीति के माध्यम से प्रकट होती है। ये तो बहुत दिलचस्प बात हुई। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर सूर्य की स्थिति वाकई नकारात्मक हो, मान लीजिए शत्रु राशि में हो, नीच का होकर पीड़ित भी हो, या शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट या युत हो, तो क्या नकारात्मक प्रभाव सामने आते हैं? तब तस्वीर काफी बदल जाती है। ऐसा पीड़ित या अशुभ सूर्य जातक को अभिमानी, बहुत ज्यादा अहंकारी और बेहद चिड़चिड़ा बना सकता है। उग्र स्वभाव। हाँ, खासकर तब जब चीजें उनकी मर्जी के मुताबिक न हो। वे अपना गुस्सा और झुंझलाहट आसानी से दूसरों पर, विशेषकर अपने प्रियजनों पर, निकाल सकते हैं। वो मेरा रास्ता ही सही है वाली सोच बहुत हावी हो सकती है। और इसका संतान पर क्या असर पड़ सकता है? पंचम भाव संतान का कारक है। संतान के संबंध में कई तरह की कठिनाइयां आ सकती हैं। संभव है कि संतान जीवन में शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करें या उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति आ जाए। ओह, उन्हें जीवन में सफलता पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। कुछ पुराने ज्योतिषीय ग्रंथों में ऐसा भी जिक्र है कि पीड़ित सूर्य के कारण पहले पुत्र को विशेष शारीरिक या मानसिक कष्ट हो सकता है। अच्छा। या उसके साथ संबंध बहुत तनावपूर्ण रह सकते हैं, यहाँ तक कि वो परिवार से अलग भी रह सकता है। परिवार सीमित रह सकता है, मतलब संतानों की संख्या कम होना या संतान सुख में कमी महसूस होना भी संभव है। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर इसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? ऐसे जातक अनजाने में या जानबूझकर भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेताओं या गलत लोगों की संगति में पड़ सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं। अपने साथी या जीवन साथी पर बहुत ज्यादा हावी होने की प्रवृत्ति रख सकते हैं। डोमिनेटिंग नेचर। जी, और कई बार इसके पीछे कोई वाजिब कारण भी नहीं होता, सिर्फ उनका अपना अहंकार होता है। अपना काम निकलवाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए चीजों में हेरफेर करना, डिप्लोमेसी का गलत इस्तेमाल करना या झूठ का सहारा लेना भी देखा जा सकता है। अत्यधिक आत्मविश्वास, जिसे हम दुस्साहस कह सकते हैं, और उग्र प्रकृति उन्हें बार बार मुसीबत में डाल सकती है। और जो प्रशंसा पाने की इच्छा शुभ सूर्य में सकारात्मक थी, वो यहाँ कैसी हो जाती है? यहाँ प्रशंसा और सराहना पाने की इच्छा एक जरूरत बन जाती है, एक जुनून। अच्छा, जरूरत। हाँ, अगर उन्हें लगातार प्रशंसा न मिले तो वे बहुत बेचैन और दुखी हो सकते हैं। ये अत्यधिक निर्भरता उन्हें दूसरों की नजरों में गिरा सकती है और उनके वास्तविक विकास में बाधा डाल सकती है। जीवन में खुशी, धन, लंबी आयु और संतान सुख में कमी का एहसास उन्हें परेशान कर सकता है। अगर सूर्य विशेष रूप से शनि या राहु जैसे ग्रहों से पीड़ित हों तो क्या समस्याएं और गंभीर हो जाती हैं? आपने पितृदोष का भी जिक्र किया था पहले। हाँ, शनि या राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि या युति सूर्य के नकारात्मक प्रभावों को कई गुना बढ़ा सकती है। अहंकार हद से ज्यादा बढ़ सकता है। व्यक्ति बहुत घमंडी और आत्मकेंद्रित हो सकता है। बच्चों के साथ संबंध और भी तनावपूर्ण हो सकते हैं या रोमांटिक जीवन में गंभीर धोखे या अलगाव जैसी मुश्किलें आ सकती हैं। रचनात्मकता जैसे ब्लॉक हो जाती है। व्यक्ति को अपनी प्रतिभा व्यक्त करने में बहुत मुश्किल होती है। सट्टा या जुए की लत विनाशकारी साबित हो सकती है, जिससे बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। और हाँ, राहु के साथ सूर्य की युति विशेष रूप से पितृदोष का निर्माण करती है। इसे पूर्वजों से संबंधित कुछ अधूरी इच्छाओं या कर्मों का संकेत माना जाता है और इसके लिए विशेष उपाय करने की सलाह दी जाती है। और अगर सूर्य नीच का हो तुला राशि में और साथ में पीड़ित भी हो, यानी किसी शुभ प्रभाव में ना हो, तब स्थिति और बिगड़ सकती है। जातक का स्वभाव बेहद शक्की और संदिग्ध हो सकता है। शक किस पर?
वो अपने करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों पर भी बिना किसी ठोस कारण के शक कर सकता है, जिससे रिश्ते खराब होते हैं। आत्मविश्वास की भारी कमी, निर्णय लेने में बहुत कठिनाई और जीवन में एक दिशाहीनता महसूस हो सकती है। ज्योतिष की एक और पद्धति है लाल किताब। उसमें भी ग्रहों के अच्छे बुरे प्रभाव बताए गए हैं। लाल किताब के अनुसार अगर सूर्य 5वें भाव में मंदा यानी अशुभ हो तो उसके क्या प्रभाव होते हैं? हाँ, लाल किताब की अपनी विशिष्ट व्याख्याएं हैं। उसके अनुसार जब सूर्य 5वें भाव में मंदा होता है तो जातक में कपट, ढोंग और दूसरों को ठगने जैसे नकारात्मक गुण आ सकते हैं। अरे बाप रे! ऐसा कहा जाता है कि उनका बचपन दुखमय बीत सकता है और जवानी में वे रोगों से ग्रस्त रह सकते हैं, पुत्र संतान की संख्या कम हो सकती है या पुत्र सुख में कमी रह सकती है। और जैसा दूसरे ज्योतिष मतों में भी है, प्रथम पुत्र को विशेष कष्ट या अलगाव का संकेत यहाँ भी मिलता है। ये तो काफी विस्तार से हमने शुभ और अशुभ प्रभावों पर बात की। क्या सूर्य के 5वें भाव में होने के प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि सूर्य किस राशि में बैठा है? आपने मेष, तुला, सिंह का जिक्र किया था। कुछ और उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। राशि का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सूर्य की ऊर्जा को एक विशेष रंग और दिशा देती है। जैसे सिंह राशि में सूर्य, ये तो सूर्य की अपनी राशि है, स्वगृही। यहाँ सूर्य राजा की तरह है, बेहद शक्तिशाली, आत्मविश्वासी, रचनात्मक और नेतृत्व क्षमता से भरपूर। हाँ, राजा। ऐसे लोग स्वाभाविक नेता होते हैं, कला और प्रदर्शन में चमकते हैं। उन्हें अक्सर कम उम्र में सफलता और प्रभावशाली लोगों का साथ मिलता है। और मेष राशि में? मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, यानी अपने परम शक्ति में। ये लोग अत्यधिक ऊर्जावान, साहसी, आवेगी और महत्वाकांक्षी होते हैं। ये गुण उन्हें तेजी से सफलता दिलाते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहल करने और जोखिम उठाने की जरूरत हो। जैसे? कला, मीडिया, व्यवसाय में वे नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। और तुला राशि का तो हमने जिक्र किया ही, नीच का सूर्य। जी, तुला में सूर्य नीच का होता है। यहाँ सूर्य की व्यक्तिगत चमक और अधिकार को तुला के संतुलन, कूटनीति और दूसरों पर निर्भरता वाले स्वभाव से संघर्ष करना पड़ता है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। गुस्सा और अहंकार संबंधों को खराब कर सकता है। कर्क राशि में कैसा रहेगा? कर्क एक भावनात्मक जल तत्व की राशि है। यहाँ सूर्य व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अधिक अभिव्यंजक बना सकता है। वे अपनी रचनात्मकता भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं और अपने बच्चों के प्रति बहुत पोषण करने वाले और सुरक्षात्मक हो सकते हैं। और मकर राशि में? मकर शनि की राशि है, जो व्यवहारिक, अनुशासित और थोड़ी गंभीर है। यहाँ सूर्य रचनात्मकता और रिश्तों के प्रति एक व्यवहारिक लेकिन थोड़ा आरक्षित दृष्टिकोण दे सकता है। वे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में संकोच कर सकते हैं, लेकिन अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। अब उस आम धारणा या डर पर आते हैं जिसका आपने पहले जिक्र किया था। अक्सर लोग कहते हैं, या कुछ ज्योतिषी भी कहते हैं, कि 5वें भाव में सूर्य संतान होने ही नहीं देता या गंभीर बाधा डालता है। इस मिथक के बारे में थोड़ा और स्पष्ट करें। देखिए, ये ज्योतिष की सबसे बड़ी गलत फहमियों में से एक है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत सुनने में आता है। सूर्य जीवनदाता है, ऊर्जा का स्रोत है। उसे संतान बाधा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना ज्योतिषीय सिद्धांतों का अपमान है। हाँ, जैसा हमने पहले कहा, उसकी गर्म प्रकृति देरी या कुछ चुनौती दे सकती है, लेकिन अभाव नहीं। तो ये कहना कि सूर्य ही संतान न होने का मुख्य कारण है, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। 5वें भाव में सूर्य वास्तव में महान बुद्धि, रचनात्मकता और एक प्रतिभाशाली संतान का संकेत है। अच्छा। संतान प्राप्ति में देरी या गर्भाधारण से जुड़ी समस्याएं एक जटिल विषय है और कुंडली के कई अन्य कारकों पर निर्भर करती हैं। इसमें 5वें भाव में कौन सा नक्षत्र है, पंचमेश यानी 5वें भाव का स्वामी कहाँ और किस स्थिति में है, लग्नेश यानी लग्न का स्वामी की क्या स्थिति है, संतान के मुख्य कारक बृहस्पति कुंडली में कितने बलवान हैं। ओ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जी, और अन्य ग्रहों के योग और दृष्टियां क्या कह रही हैं, इन सब का एक पूरा विश्लेषण जरूरी है। केवल सूर्य को दोष देना समस्या का बहुत सरलीकरण करना है और जातक को बेकार में डराना है।
तो जिन लोगों की कुंडली में ये योग है उन्हें इस बात को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। चिंता करने के बजाय उन्हें अपनी बुद्धि और रचनात्मकता पर गर्व करना चाहिए। हाँ, अगर गर्भाधारण में देरी हो रही है तो उन्हें सही डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और साथ ही अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाकर उचित ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। और गर्भावस्था के दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। क्या आईवीएफ जैसे आधुनिक चिकित्सा समाधान ऐसी स्थितियों में सहायक हो सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से। जहाँ ज्योतिषीय योग कुछ प्राकृतिक बाधाएं दिखा रहे हों, वहाँ आईवीएफ जैसे आधुनिक चिकित्सा समाधान बहुत प्रभावी हो सकते हैं। सही समय पर सही डॉक्टरीय और ज्योतिषीय मार्गदर्शन के साथ प्रयास करने से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि सूर्य को दोष देने के बजाय शायद उनकी पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल। सूर्यदेव की आराधना करें, उनसे शक्ति और आशीर्वाद मांगें। वे जीवनदाता हैं। वे मातृत्व या पितृत्व के अनुभव से क्यों वंचित करेंगे? यदि कुंडली में सूर्य से संबंधित कोई नकारात्मक प्रभाव दिख भी रहा है, तो ज्योतिष में उसे शांत करने के लिए अनेक उपाय मौजूद हैं। हाँ, उपाय। जरूरत है तो बस अज्ञानता और भय के अंधकार से निकलकर ज्ञान और समाधान के प्रकाश की ओर बढ़ने की। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, यदि किसी की कुंडली में सूर्य 5वें भाव में कमजोर है, पीड़ित है या लाल किताब के अनुसार मंदा है, तो इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए क्या सरल और प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं? जी, ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या के समाधान के लिए मार्गदर्शन है। सूर्य के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कई उपाय हैं, जिन्हें हम कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। बताइए। सबसे पहले सूर्य का सम्मान। ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, मतलब अर्घ्य दें। संभव हो तो जल में थोड़ा गुड़ या रोली मिला लें। अच्छा, अर्घ्य देना। जी, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अद्भुत परिणाम देता है। सूर्य के बीज मंत्र ओम राम ह्रीं रौं सह सूर्याय नमः या सरल मंत्र ओम सूर्याय नमः का प्रतिदिन सुबह 108 बार जाप करें। ठीक है। दूसरे, व्यवहार और रिश्ते। सूर्य पिता का कारक है, इसलिए अपने पिता या पिता समान व्यक्तियों का सम्मान करें, उनके साथ संबंध मधुर रखें। यदि आप पुरुष हैं तो अपने पुत्र से अच्छे संबंध बनाए रखें। लाल किताब साले, जीजा, दोहते या भांजे की सेवा करने की भी सलाह देती है। अच्छा। झूठ बोलने से बचें, वचन का पालन करें, आलसी ना बने और किसी की निंदा ना करें। तीसरे, दान और रत्न। रविवार के दिन गुड़, गेहूं या तांबे का दान करना शुभ होता है। तांबे के बर्तन किसी योग्य पुजारी को दान कर सकते हैं। रत्न के बारे में, माणिक्य। हाँ, माणिक्य, रूबी, सूर्य का रत्न है, लेकिन इसे धारण करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत रत्न नुकसान भी कर सकता है। ये जरूरी है। जी, बिल्कुल। चौथे, कुछ विशेष उपाय। रविवार का व्रत रखना सूर्य को बल देता है। सुबह जल्दी उठना और सूर्योदय के समय सूर्य की प्रार्थना करना बहुत सकारात्मक ऊर्जा देता है। घर में रसोई घर यदि संभव हो तो पूर्व दिशा में रखें। लाल किताब के कुछ खास उपाय भी हैं, जैसे बंदरों को गुड़ और चना खिलाना, या यदि सूर्य राहु से पीड़ित हो तो पीपल और बरगद में जल चढ़ाना, या लगातार 43 दिन सरसों तेल की कुछ बूंदें जमीन पर गिराना। अच्छा, सूर्य यज्ञ करवाना भी एक शक्तिशाली उपाय है। आपने बहुत सारे उपाय बताए जिन्हें लोग अपनी श्रद्धा और सुविधा अनुसार अपना सकते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटे तो कह सकते हैं कि 5वें भाव में सूर्य एक दोधारी तलवार की तरह हो सकता है। हाँ, यह व्यक्ति को जबरदस्त रचनात्मकता, आत्म अभिव्यक्ति की प्रबल इच्छा, नेतृत्व क्षमता और जीवन में कुछ सार्थक कर गुजरने, एक विरासत छोड़ने की गहरी आकांक्षा देता है। यह रोमांस, संतान और जोखिम लेने की क्षमता जैसे क्षेत्रों को भी गहराई से प्रभावित करता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सारांश प्रस्तुत किया। यह स्थिति व्यक्ति को एक मंच देती है चमकने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। लेकिन ये पहचान कला से मिलेगी, ज्ञान से मिलेगी, संतान से मिलेगी या सत्ता से, ये कुंडली के अन्य योग तय करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या व्यक्ति इस चमक को विनम्रता से संभाल पाएगा या अहंकार के जाल में फंस जाएगा? सही बात है। यह स्थान जहां एक ओर असाधारण प्रतिभा और खुशियां दे सकता है, वहीं दूसरी ओर
अहंकार, अत्यधिक जोखिम लेने की प्रवृत्ति और संबंधों में तनाव जैसी चुनौतियां भी ला सकता है। तो यहाँ विचार करने योग्य बात यह है कि इस शक्तिशाली ऊर्जा को, जो हमें दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए प्रेरित करती है, कैसे सकारात्मक रूप से चैनलाइज किया जाए। हाँ, ये जरूरी है। कैसे अपनी रचनात्मकता, नेतृत्व और ज्ञान का उपयोग स्वयं के और समाज के हित के लिए किया जाए, बिना अहंकार के जाल में फंसे। यह शायद इस योग की सबसे बड़ी सीख और चुनौती है। ओके, उम्मीद है आज का ये विश्लेषण आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।